आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम अचीवर मैथमेटिक्स क्लासेस पर। और आज हम लोग का जो सीरीज है, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक रविवार को मेरी एक सीरीज चलती है जिसका नाम है गणित की सफ़र। और गणित की सफ़र में आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे बहुत महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन साहब के बारे में। आपको पता ही है कि पूरे दुनिया को मैथमेटिक्स में लोहा मनवाने वाला श्रीनिवास रामानुजन साहब के बारे में मैं आज आप सबों के बीच अपनी बातों को साझा करने जा रही हूँ। उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में आज आप लोगों के बीच मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि श्रीनिवास रामानुजन साहब का जन्म कितना हुआ था, कब हुआ था? आपको 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को। कब? 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में तमिलनाडु में एक एरोड नाम का जगह है, और इरोड नाम की जगह में एक जगह है जिसका नाम है थंजावुर। और उस थंजावुर छोटे से शहर में हमारे श्रीनिवास रामानुजन साहब का जन्म हुआ था। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कब? तो 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को। ठीक है। रामानुजन साहब जो है बचपन से ही बहुत ही धनी प्रतिभा के थे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जन्म से 3 साल तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, उनके मुंह से आवाज़ निकली ही नहीं। तो सबों को लगता था कि क्या ये कभी बोल नहीं पाएगा क्या। अब सोचिए कि गांव समाज में यदि कोई 3 साल तक कोई बच्चा नहीं बोले तो उनके बारे में हम लोग क्या सोचते हैं कि लगता है कि अब ये नहीं बोलेगा। लेकिन 3 साल के बाद उन्होंने जब बोला, और आपको पता ही है कि उनके कारनामे मैथमेटिक्स में उन्होंने क्या क्या तहलका मचा दिया, आपको पता है। उनके पिताजी का नाम के श्रीनिवास अयंगर, और ये अयंगर जो है उनका श्रीनिवास रामानुजन के नाम में भी लगता है। उनका पूरा नाम श्रीनिवास अयंगर रामानुजन था। रामानुजन साहब का पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन के बीच में अयंगर शब्द भी लगता है, अयंगर। तो उनके पिताजी का नाम के श्रीनिवास और अयंगर था। जो वो क्या करते थे, वो एक साड़ी शॉप, ये साड़ी की दुकान होती, कपड़े की दुकान, उसमें काम करते थे। और उनकी माँ का नाम कोमलतामल, जो क्या करती थी, मंदिर सब में भजन गाता है ना कोई, तो वो भजन गाती थी। उससे क्या होता था, कुछ पैसे मिलते थे, उससे ही उसकी पूरे परिवार के भरण पोषण होता था। क्या क्या? तो उनके पिताजी एक साड़ी दुकान में काम करते थे और उनकी माँ क्या करती थी, मंदिर सब में भजन गाती थी, तो उससे उसका घर चलता था। 1885 ईस्वी में क्या हुआ कि उससे पहले क्या हुआ था कि वो 1885 ईस्वी में चिकन पॉक्स हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि श्रीनिवास रामानुजन के जो और जो भाई लोग थे, भाई बहन, उस सब की डेथ हो गई थी। तो बच गए कौन? सिर्फ श्रीनिवास रामानुजन साहब। ठीक। वो आपको पता है कि वो बचपन से ही बहुत अच्छे थे पढ़ने में। और 1892 ईस्वी में लोकल स्कूल होता है ना गांव में, उसमें उनका दाखिला करवा दिया गया। कब? 1892 ईस्वी में। और उनके और भी भाई बहन थे, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी। कैसे? चिकन पॉक्स, जो 1885 में जो चिकन पॉक्स हुआ था उसकी वजह से। इसके बाद वो जो है 10 साल तक उसी अपना प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहे। इसके बाद
जो है हाई स्कूल की जर्नी उन्होंने शुरू की। और हाई स्कूल की जर्नी उन्होंने कहाँ पे शुरू की? कुंभकोणम एक टाउन में एक स्कूल था, उसमें उन्होंने हाई स्कूल की जर्नी शुरू की, उसी ज़िले में। अब इसके बाद 3 वर्ष के बाद जो है आश्चर्य की बात तब हुई कि 3 घंटे की पेपर एक बार उन्होंने क्या किया, 30 मिनट में ही सॉल्व कर दिया। 3 घंटे का पेपर, एग्ज़ाम में 3 घंटे का पेपर था, उन्होंने 30 मिनट में ही सॉल्व कर दिया। और जब वो 7 साल के थे, तो आपको पता होगा कि 7 साल के एज में वो ग्रेजुएशन सबके बच्चे को ट्यूशन देते थे। तो आप सोच लीजिए कि प्रतिभा की क्या लेवल थी। 7 साल का बच्चा यदि कोई ग्रेजुएशन को पढ़ाता है, आप इमेजिन कर लीजिए, आप सोचिए कि उनकी क्या थी IQ लेवल। इसके बाद एक बुक उनको कहाँ से लग गई हाथ, और वो एक बुक एक्चुअली वो सिनॉप्सिस था। जब कोई PhD करता है ना, तो एक छोटी सी पतली सी उनको एक बुक टाइप की बनानी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनॉप्सिस कहते हैं। उस सिनॉप्सिस का नाम था एलिमेंट्री रिजल्ट्स ऑफ प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। सिनॉप्सिस का नाम क्या था? एलिमेंट्री में बहुत बेसिक लेवल का, एलिमेंट्री रिजल्ट्स ऑफ प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। उन्होंने क्या किया कि ये वाली सिनॉप्सिस जो थी उनको कहीं से मिला, ठीक है, और उस सिनॉप्सिस को उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। और वो सिनॉप्सिस पढ़ने के बाद तो उनके दिमाग में एक क्रांति आ गई, और मैथमेटिक्स में उनको इतनी रुचि थी कि इस बात की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। और आपको पता होगा कि 12 साल के एज में उन्होंने क्यूबिक इक्वेशन, इसके बाद अर्थमेटिक, इसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज, इन सारी चीज़ पे उन्होंने काफ़ी अध्ययन कर लिया। तो सोचिए आप कि कितनी तीक्ष्ण प्रतिभा के वो धनी थे, ठीक है। और इसके बाद जो है 16 साल के एज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उन्होंने नए तरीके से सॉल्व कर दिया। कब? 16 साल के एज में। 16 साल के एज में तो यहाँ बच्चे को ये नहीं पता होता है कि हमको करना क्या है, और उन्होंने 16 साल की एज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक नए तरीके से सॉल्व कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि मैथमेटिक्स जो है एक एग्ज़ाम में उन्होंने बहुत अच्छा नंबर पाया, और बहुत अच्छा नंबर पाया तो आर्ट कॉलेज में पढ़ने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप मिल गया। और स्कॉलरशिप मिलने के बाद उन्होंने 11th में 11वीं में उनकी एडमिशन हो गई। और एडमिशन होने के बाद आपको पता है कि हुआ क्या, सारे विषय में फेल कर गए एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। यानी सिर्फ मैथमेटिक्स में उन्होंने पास किया, बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल कर गए। और सारे सब्जेक्ट में फेल करने की वजह से उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। बंद होने के बाद 1905 ईस्वी में वो मद्रास चले गए पढ़ने के लिए। और मद्रास जाने के बाद क्या किए, पास कॉलेज में एडमिशन लिए, ठीक है। और एडमिशन लेने के बाद फिर वही हाल, आपको पता है मैथमेटिक्स में पास, बाकी नॉन मैथमेटिक्स जितने सब्जेक्ट हैं सब में फेल, वही हाल। ये बात उनको मैथमेटिक्स से इतनी लगाव थी कि बाकी चीज़ उनको पढ़ने का मन ही नहीं करता था, तो बाकी मैथमेटिक्स के अलावा सभी चीज़ में
फेल कर गए। और सब चीज़ में फेल करने के बाद उनको क्या हुआ कि पढ़ाई से मन ही उचट गया, और इस तरह से वो अपना फॉर्मल एजुकेशन को गुड बाय कर दिए, मतलब कि अब मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो पाचापास कॉलेज में वही बात हुआ कि मैथमेटिक्स में पास किए, बाकी सब में फेल कर गए। तो इस तरह से उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। इसके बाद लेकिन वो बहुत गरीब थे, तो वो चाहते थे कि मुझे कुछ नौकरी मिल जाए जिससे कि मेरी काम हो जाए, कैसे घर परिवार चलेगा। इसके बाद होती क्या है कि आपको पता ही है कि समाज में यदि आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपकी क्या हो जाती है, शादी कर दी जाती है। यही ना, गांव समाज में क्या दिखता है इंसान को, नहीं कुछ कर रहा है, चलो शादी कर दो, हो सकता है तब कमाएगा। एक बात मैं बता दूं इसके पीछे कि श्रीनिवास रामानुजन साहब इतने गरीब थे ना कि पेन और पेपर खरीदने की उनके पास क्षमता नहीं थी। इसके लिए वो क्या करते थे, स्लेट पे ही अपने सारे फॉर्मूला, आइडेंटिटीज़, इक्वेशंस, सारे सब कुछ को वो स्लेट पे ही लिखा करते थे। ठीक है। और इस तरह से 1909 ईस्वी में उनकी शादी हो जाती है जानकी देवी के साथ। जानकी, अब सोचिए कि एक तो खुद गरीब, उसके बाद शादी हो जाना, तो इस तरह से परिवार में और भी गरीबी का साया मंडराने लगा। और इस तरह से उन पे और भी इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से, इकोनॉमिकल सीक्वेंसेस, जितने सारे प्रॉब्लम्स थे सब आने लगे कि उनको अब परिवार में ये प्रेशर आने लगा कि भाई तुम कुछ कमाओ, परिवार कैसे चलेगा। ऐसा चल ही रहा था परिवार कि डिस्ट्रिक्ट जज थे, नेल्लोर के डिस्ट्रिक्ट जज थे श्री राव। ठीक है। तो उनकी मुलाकात होती है श्री राव साहब से। वो क्या थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे नेल्लोर के। तो इस तरह से उनकी मुलाकात उनसे होती है, और मुलाकात होने के बाद वो क्या करते हैं, नेल्लोर से ये श्री राव साहब उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। और बहुत प्रभावित होते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि इस लड़के को कुछ मदद किया जाए। लेकिन वो अपने वसूल के इतने पक्के होते हैं कि वो बोलते हैं नहीं, मुझे मेरी काबिलियत के बदौलत यदि आप मुझे नौकरी दिलवा सकते हैं, कहीं काम पे लगवा सकते हैं तो लगवा दीजिए, अदरवाइज मैं आपका रुपया नहीं लूँगा। इतने खुददार, इतने मेहनती, अब सोच सकते हैं। और इस तरह से रामानुजन साहब को क्या होता है कि एक जॉब मिल जाती है। कहाँ पे, मद्रास पोर्ट मतलब बंदरगाह। उसमें क्या होता है कि जॉब उनको मिल जाती है, और 30 रुपया पर मंथ पर, यानी 1 महीना में 30 रुपया मिलेगा उनको। लेकिन उस टाइम करते क्या वो, उनको ज़रूरी थी, और अपना जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। जॉब में रहते हुए उन्हें जब भी लंच ब्रेक, टी ब्रेक, जब भी छुट्टी होती थी, बीच में ब्रेक मिलता था, उसमें वो अपने सब चीज़, ये जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, इक्वेशंस, प्रॉब्लम, आइडेंटिटीज़, इसको सॉल्व करते रहते थे। कब, जो भी उनको टाइम मिलता था बीच बीच में। और आपको पता है कि प्रतिभा कभी छुपाए नहीं छुपती। और एक बार होता क्या है कि जो एक ब्रिटिश के ऑफिसर थे, उनको मैथमेटिक्स में बहुत रुचि थी। उनको श्रीनिवास रामानुजन साहब का एक फार्मूला का बुक मिल जाता है। फार्मूला का लिखा हुआ, वही जो पेज उसमें लिखते होंगे वो मिल जाता है। वो उससे बहुत प्रभावित होते हैं, और इतने प्रभावित होते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन साहब से वो पूछते हैं कि ये आपने कहाँ पढ़ा, ये आपने कैसे सीखा, आप कहाँ से सीखते हो। तो श्रीनिवास रामानुजन साहब कहते हैं कि मैं ये कहीं से नहीं सीखता हूँ, मैं ये खुद करता हूँ।
मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ नहीं है, मैं ये खुद अपने आप से करता, अपने आप अपने दिमाग से लिखता हूँ। और आपको पता है कि उसमें वो क्या करते हैं कि 1911 ईस्वी में, कब, 1911 ईस्वी में इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी में उनकी वो छपती है, एक पत्रिका छपती है। इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी में उनकी 17 पेज की एक लेख छपती है, उनका एक जर्नल छपता है। वो किस टॉपिक पे था? तो वो था बर्नौलीज नंबर पर वो उनका लिखा हुआ। कब? 1911 ईस्वी में इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी से की तरफ से उनकी एक निकलती है पत्रिका, जिसमें कि वो बर्नौलीज नंबर के बारे में पब्लिश होता है, उसमें प्रकाशित होती है। और ये तो ऐसी क्रांति आ गई कि उनको इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी का एक सदस्यता भी मिल जाती है। और रामानुजन साहब क्या किए कि वो जो मैथमेटिक्स सोसाइटी में वो छपी, वो एक कॉपी जो है उस टाइम के सबसे बड़े मैथमेटिशियन, रेनाउंड प्रोफेसर J.H. हार्डी साहब जो थे उनको भेज देते हैं। सब होता है नहीं, कोई बहुत बड़ा करता है तो बहुत सारे लोग उसको कहते हैं कि ये चीज़ उसको भेजो, किसी को भेजो तो वो तुम्हारी इस प्रतिभा को समझेंगे। और वो क्या करते हैं, रामानुजन साहब वो अपना एक कॉपी 17 पेज की जो बर्नौलीज नंबर पे वो था उनका अपना जो छपवाए थे, छपा था, वो एक कॉपी भेज देते हैं J.H. हार्डी साहब को। और J.H. हार्डी साहब को जैसे ही वो भेजते हैं, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सबसे रिनॉन्ड प्रोफेसर थे। वो इतने प्रभावित होते हैं कि उनको तुरंत बुलाते हैं वहाँ आने के लिए। लेकिन आपको पता है कि उस टाइम की क्या माहौल रही होगी। उनके माँ जो भी थे, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनकी माँ मना कर दी सीधे कि नहीं नहीं जाना है, क्योंकि एक ही बेटा था। तो कोई भी चाहे उस टाइम का, अब ना इंसान सोचता है कहीं भी विदेश में पढ़ रहा है कोई बात नहीं। वर्ल्ड वार थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय था। उनकी माँ काफ़ी डरी हुई थी, वो बोले कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। लेकिन बहुत सारे लोग के समझाने के बाद उन्होंने फिर उनको जाने के लिए बोला कि ठीक है अब जा सकते। इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में वो चले जाते हैं। जाने के बाद 3 साल लगातार लिटिलवुड एक प्रोफेसर थे और J.H. हार्डी साहब के साथ 3 साल तक वो काम करते हैं और 3 साल तक लगातार काम करते हैं। और आपको पता है कि अपने भारत से दूसरे जगह का क्लाइमेट, हर चीज़ चेंज होता है। और वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और बहुत ही अपने धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो वो जनरली कहीं कुछ खाना पीना भी नहीं पसंद करते थे, अपना ही खिचड़ी या जो भी बनाते थे खुद से बना के खाते थे। इस तरह से उनका हेल्थ जो है थोड़ा सा डाउन होने लगा। इसके बाद 3 साल तक पढ़े वो, खुद से उनके साथ काम किए लिटिलवुड के साथ और J.H. हार्डी साहब के साथ। और आपको पता है कि उन्हें क्या कहते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से BSc की डिग्री भी मिली, फॉर्मल एजुकेशन की तरह। उनका तो एजुकेशन छूट चुका था, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने BSc की डिग्री ली, बैचलर ऑफ साइंस। इसके बाद 1918 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय थे वो। अब आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में कितनी खराब स्थिति थी और उसमें किसी भारतीय को वहाँ पे मिल जाती है रॉयल सोसाइटी की सदस्यता, तो ये कितनी बड़ी बात है। फर्स्ट इंडियन
जो सब यंगेस्ट फर्स्ट इंडियन को चूज किया गया मैथमेटिक्स सोसाइटी में, रॉयल सोसाइटी में। और इसके बाद आपको बताऊं कि वो मनहूस सा क्षण भी आया जिसमें कि वो धीरे धीरे उनका हेल्थ खराब होने लगा था। और इसके बाद वो बाद में इंडिया आए और 26 अप्रैल 1920 ईस्वी को हमारे महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन साहब इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। और सिर्फ 32 वर्ष की अवस्था में वो इस दुनिया से विदा लेते हैं। लेकिन वो 32 साल को आप 32 साल नहीं, आप सोच सकते हैं कि उस 32 साल में उन्होंने जो कर दिया है वो अभी तक अनसॉल्वेबल है। बहुत ऐसे इक्वेशंस हैं, बहुत ऐसे आइडेंटिटीज हैं जिसको सॉल्व अभी कोई नहीं कर पाया है, समझ ही नहीं पाते हैं लोग। इस प्रकार से आपको पता है कि 26 अप्रैल 1920 ईस्वी को अपनी वो दैहिक लीला को ख़त्म कर लेते हैं, ख़त्म हो जाती है। मतलब ईश्वर की यही इच्छा थी और वो इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। और आपको पता है कि 32 साल के एज में उन्होंने लगभग 3900 इक्वेशंस और आइडेंटिटीज दे चुके थे। 32 मतलब जितना एज नहीं, उससे ज़्यादा इक्वेशंस और आइडेंटिटी को खोज दिए वो। और उसमें इतने सारे क्वेश्चंस अभी भी बाकी है जिसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं हमारे मैथमेटिशियन। इस प्रकार से रामानुजन साहब का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च था, उसमें से मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि रामानुजन प्राइम नंबर, रामानुजन थीटा फंक्शन, मॉक थीटा, डाइवर्जेंट सीरीज और डिवीजन फार्मूला। एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, उनके रिसर्च में से महत्वपूर्ण रिसर्च आपका रामानुजन प्राइम, इसके बाद मॉक थीटा, इसके बाद डिवीजन फार्मूला, इसके बाद आपको डाइवर्जेंट सीरीज। और यूँ कहूँ कि इन्फिनिटी से तो उनकी बहुत ही गहरी दोस्ती थी। यानी डाइवर्जेंट सीरीज, इतने नए डाइवर्जेंट सीरीज वो दिए हैं कि कहने का बात नहीं। और इसके बाद 1919 ईस्वी में क्या कहते हैं कि मॉक थीटा फंक्शन पर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा जो है पजल उनका जो है प्रकाशित हुआ। बिगेस्ट पजल उसको कहा जाता है यूनिवर्स को। और वो मॉक थीटा इतना इम्पोर्टेंट था कि मॉक थीटा का ही यूज़ ब्लैक होल के बारे में जानने में मदद करती है। तो आप सोच सकते हैं कि ब्लैक होल सबसे बड़ी रहस्य को जानने के लिए मॉक थीटा जो यूज़ किया गया वो हमारे श्रीनिवास रामानुजन साहब का ही देन है। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलते चलते मैं एक बात बता दूं कि एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि श्रीनिवास रामानुजन साहब एक बार बीमार थे, हॉस्पिटल में थे। तो J.H. हार्डी साहब उनसे मिलने गए और मिलने गए तो उनका जो टैक्सी था, उस टैक्सी पर जो टैक्सी का नंबर था वो नंबर था 1729 1729। और इस प्रकार से जब हार्डी साहब उनसे मिलने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि रामानुजन देखो ये कितना ख़राब नंबर है 1729। तो रामानुजन साहब चुप रहते हैं थोड़ी देर। हार्डी साहब कहते हैं कि मुझे तो मन करता है कि इस नंबर को मैं चेंज ही कर लूँ। रामानुजन साहब फिर कुछ नहीं बोलते हैं, थोड़ी देर चुप रहते हैं और उनके बाद वो बोलते हैं कि नहीं ये नंबर बहुत अच्छा है। बोले कैसे? बोलेगा क्योंकि 1729 ही एक ऐसा छोटा नेचुरल नंबर है जिसको आप दो संख्याओं के क्यूब के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं।
अब सोचिए, नंबर से, संख्या से वो खेलते थे। कोई भी संख्या बोलिए तुरंत उनका प्रॉपर्टी जो उनके दिमाग में रहता था। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जिस चीज़ को हम लोग सोच लेते हैं ये खराब है, वो उस नंबर को वो एकदम पॉजिटिव बना देते थे। तो सोचिए, ज़रा कल्पना कीजिए हमारे उन महान गणितज्ञ के बारे में, सोचिए। और आपको बता दूं कि उन्होंने जो मील का पत्थर साबित किया मैथमेटिक्स में, वो तो कहने की कोई बात ही नहीं है। अगर मैं उनका थोड़ा चर्चा करूं तो यूँ समझिए कि सूर्य के सामने दिया दिखाने वाली बात है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे ये जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नन्हे मुन्ने सारे बच्चे हैं, वो हमारे इन मैथमेटिशियन को ज़रूर सुने, जाने, जिससे कि उन्हें अपने भारतीय संस्कृति पर गर्व हो। और इसके बाद क्या हुआ ना कि वो उनके जन्मदिन, सब पहले उतना लोग ये नहीं करते थे, लेकिन बाद में उनके जन्मदिन को भी लोग सेलिब्रेट करने लगे। और मैथमेटिक्स डे जो हम लोग मनाते हैं ना, नेशनल मैथमेटिक्स डे, तो आपको पता है कि 125वां जन्म दिवस के शुभ अवसर पर, 125वां जन्म दिवस के शुभ अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के तौर पे मनाने का फैसला लिया। और तब से हमारे देश में 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, गणित दिवस के रूप में। कब? 22 दिसंबर, उनके जन्म दिवस के अवसर पर। 22 दिसंबर को उनकी क्या हुई थी? जन्म हुई थी। और उन पे एक, पता है आपको कि उनका वो एक बायोग्राफी पे एक मूवी भी बनी है। उस बायोग्राफी का नाम है ए मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ऐसा आदमी जो कि इन्फिनिटी को जानते थे। और उस बायोग्राफी को मैं बच्चे से अपील करूंगी कि आप उस बायोग्राफी को ज़रूर देखें और कुछ सीखने का प्रयास करें। ये तो मैंने बता दिया। और इसके बाद आपको और भी बता दूं जानकारी के लिए कि NASI जो है वो इलाहाबाद में एक संस्था है, जिसका कि वर्क नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ इंडिया, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया, ये इलाहाबाद में है। और आपको बता दें कि हर साल स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स 22 दिसंबर को वहाँ पे अपनी अपनी शोध या अपनी अपनी जो व्याख्या, कुछ जो नए चीज़ होते हैं, उसको वहाँ वर्कशॉप होता है। ये कहाँ पे है? इलाहाबाद में है, नेशनल एकेडमी साइंस ऑफ इंडिया। और लास्ट में मैं एक और जानकारी की बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि 2005 ईस्वी से रामानुजन प्राइज़ जो हमारे देश में वितरण किया जाता है, ये रामानुजन प्राइज़ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स ऑफ रामानुजन प्राइज़ ICTP रामानुजन प्राइज़ उसी दिन से दिया जाने लगा, 2005 ईस्वी से। और ये सबसे लेटेस्ट जो 2022 में प्रोफेसर नीना गुप्ता को ये अवार्ड मिला है, ये प्राइज़ मिला है। और इसके लिए कंडीशन है कि जो भी स्कॉलर्स है उनका एज 45 वर्ष से कम होना चाहिए। तो आपको फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे श्रीनिवास रामानुजन साहब हमारे देश के वो अनमोल रत्न है, वो कीमती हीरा है, जिन्होंने भारत का नाम कैम्ब्रिज से लेकर के कहाँ कहाँ तक अपना नाम को लोहा मनवाया अपनी काम से। उनका नाम अभी पूरे विश्व में विख्यात है। और सिर्फ 32 साल की एज में लगभग 3900 से ज़्यादा इक्वेशंस और आइडेंटिटीज़ का खोज वो कर चुके थे। और जो अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो
अभी भी सॉल्व नहीं हो चुका है। तो बच्चों, मैं ये बताना चाहती हूँ आपसे, और आपसे पूछना भी चाहती हूँ, क्या आपको नहीं मन करता है कि कुछ नया सोचें, कुछ नया करें और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करें? तो आज चलिए, आज के इस सीरीज़ में हम लोग जान गए और उनके जीवन से अपनी प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे और कुछ नया करने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोगों ने जाना श्रीनिवास रामानुजन, और पूरा नाम श्रीनिवास अयंगर रामानुजन, जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। और आपको बता दूं कि कोई भी विद्वान जो है किसी एक जगह का मोहताज नहीं होता। एक तमिलनाडु से, छोटे शहर से निकला हुआ लड़का आज पूरे भारत को, विदेशों में भी अपना लोहा मनवाया। तो चलिए एक बार फिर उनको हम लोग तहे दिल से प्रणाम करते हैं, और सभी बच्चे नए सोच के साथ कुछ नया करने का कोशिश करेंगे। और अगले रविवार को फिर हम लोग मिलेंगे अपने दूसरे गणितज्ञ के जीवनी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू सो मच।